गुड मॉर्निंग नलिनी, कैसे हो? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सिमी कैसी हैं? सिमी जुड़ी हैं कि नहीं अभी? हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग भैया। और बताइए, मौसम के क्या हाल हैं आप लोगों की तरफ? उमस, धूप निकली है तो उमस भी होगी काफ़ी। चलिए, ये मौसम है और गर्मी है तो गर्मी पड़ेगी ही, सर्दी है तो सर्दी जरूर लगेगी। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान इस लिहाज से खुश नसीब है कि जो 6 ऋतुओं की शोभा है वो केवल हिंदुस्तान की धरती पर ही मिलती है। बाकी दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का मौसम नहीं है। देश तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन इस देश के निवासी उतने ही गंदे हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। और निश्चित रूप से हमारा देश बेहद खूबसूरत है। प्रकृति ने हर तरह से इस देश को नवाजा है। बस यहाँ के इंसान गड़बड़ हैं। यहाँ के बासिंदे मानसिकता के तौर पर अगर देखा जाए तो बेहद गंदे हैं, बल्कि मैं कहूँगा मानसिक दिवालियापन है। ये मेरा व्यक्तिगत आक्षेप है, आप लोग इसको सार्वजनिक तौर पर मत लीजिएगा। खैर, बिना समय बर्बाद किए हुए आज हम लोग, जैसा कि किड्स की चर्चा कल शुरू हो चुकी थी और आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किड्स को समाप्त किया जाए। और हाँ, लैंग्वेज इधर 2-3 दिनों से ब्रेक चल रही है, तो कल से या संभवतः परसों से लैंग्वेज पर टेस्ट पेपर कुछ तैयार हो चुके हैं और एक एक करके आपके पास, साथ में मूवमेंट के कुछ मूवमेंट बचे हुए हैं, उस पर टेस्ट पेपर कल तैयार हो जाएंगे और आप तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज किड्स के अगले वर्ग की चर्चा होगी। बोर्ड अगर आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा हो, कल सौरभ भी प्रॉब्लम दिए आपको, तो आज किड्स के अगले वर्ग पार्ट ऑफ बासिल की चर्चा करेंगे। बासिल वास्तव में ये ग्रीक वर्ड है बैसिलिका। बैसिलिका को, जिसका बॉटेनिकल नेम है बैसिलिका इंडिका, जिसको हम तुलसी कहते हैं, पार्ट ऑफ बासिल। द वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1818। पार्ट ऑफ बासिल का प्रकाशन 1818 में हुआ था। एंड किड्स हैज एम्प्लॉयड राइम स्कीम ओटावा राइमा। स्टेंजा फॉर्म में पढ़ा चुका हूँ, ओटावा राइमा भी ये इटालियन स्टेंजा फॉर्म है। एंड यू ऑल नो दैट इन इंग्लिश लिटरेचर नॉट इवन a single stanza form is introduced by any British writer. Every stanza form has been borrowed either from Greek stanza and most stanza form which we know today in English prosody that have been come from Italian literature and French literature. तो पार्ट ऑफ बासिल में किड्स ने ओटावा राइमा स्टेंजा फॉर्म का प्रयोग किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो पार्ट ऑफ बासिल की स्टोरी is not original invention of kids. It has been borrowed from Boccacio's Decameron. इटालियन राइटर बोकासियो ने एक रचना लिखी थी, डी कामेरन। और डी कामेरन के बारे में जानते हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ
100 स्टोरीज। तो 100 कहानियों का संकलन है जिसको बोकाशियो ने लिखा था, और पार्ट ऑफ बासिल ओरिजिनल कहानी ये बोकाशियो की है। ये 47th स्टोरी से ली गई है। बोकाशियो के डीकामेरॉन में जो 47वीं कहानी है वो पार्ट ऑफ बासिल की है। किट्स वर्सिफाइड इट इनटू लॉन्ग नैरेटिव पोयम, और उसी कहानी को इंग्लिश में एक लंबी और प्रबंधात्मक कविता के रूप में पद्यबद्ध किया किट्स ने। कहानी ये है कि इसाबेला फॉल्स इन लव विद लॉरेंजो। इसाबेला नाम की एक लड़की है जो लॉरेंजो के प्रेम में पड़ जाती है, बट दे कीप देयर लव सीक्रेट, बट द सीक्रेट इज रिवील्ड टू इसाबेला's ब्रदर। ये गुप्त प्रेम इसाबेला के भाइयों के ऊपर उजागर हो जाता है। एंड दे टेक लॉरेंजो टू अ नियर बाई फॉरेस्ट। लॉरेंजो को इसाबेला के दोनों भाई एक नज़दीक के जंगल में ले जाते हैं। दे मर्डर लॉरेंजो एंड हाइड हिज हेड इनटू अ पॉट ऑफ वॉशिंग। इसाबेला के दोनों भाई लॉरेंजो को नज़दीक के जंगल में ले जा करके उसके सर को काट देते हैं और उसके कटे सर को एक पॉट ऑफ बासिल में छुपा देते हैं। एट नाइट द फैंटम ऑफ लॉरेंजो अपीयर्स बिफोर इसाबेला। रात में, फैंटम कहते हैं छाया को, लॉरेंजो की छाया प्रकट होती है रात में इसाबेला के सामने। एंड टेल्स हर द स्टोरी ऑफ हिज मर्डर। और लॉरेंजो अपने मर्डर की कहानी इसाबेला को बताता है। इसाबेला स्टार्ट्स वर्शिपिंग द हेड ऑफ लॉरेंजो, और इसके बाद इसाबेला लॉरेंजो के सर की पॉट ऑफ बासिल की उपासना करना शुरू कर देती है। शी पाइन्स, एमेसिएट्स एंड डाइज। एक पाइन्स कहते हैं गहरी चाहत, एमेसिएट कहते हैं सूख करके हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाना, एंड डाइज, और आखिर में मर जाती है। अब उसके अगले वर्ग की चर्चा करते हैं हम लोग, लेमिया और सरपेंट वुमन। इट वॉज पब्लिश इन 1819। 1819 में इसका प्रकाशन हुआ था। द स्टेंजा फॉर्म इज एम्प्लॉयड हीरोइक कुप्लेट एंड द स्टोरी इज बेस्ड ऑन बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली। बर्टन ने एक किताब लिखी थी एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली, और उसी के ऊपर आधारित है लेमिया। तो ये जो पॉइंट्स आप लेते हैं ये फालतू के नहीं हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी में मिल जाती है। जैसे कि प्रकाशन कब हुआ था, लेमिया का मतलब क्या है, किस स्टेंजा फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, किस रचना के ऊपर आधारित है। बस एक लाइन में ही आपको 5-6 इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और नोट्स का मतलब ही यही होता है। लेमिया इज, मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लिए हूँ आप सभी लोग। तो मैं ठीक है 1 मिनट का वक्त और भी दे देता हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं कहानी बता दे रहा हूँ आपको, लिख भी दे रहा हूँ।
In the beginning, Lamia was an exquisite beautiful maiden. She was proud of her beauty कहानी के शुरू में कीट्स ने दिखाया है कि लेमिया नाम की एक एक्सक्विजिट ब्यूटीफुल मेड है, बेहद खूबसूरत लड़की है। बट शी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड है। क्या हो रहा? शी forgets to pay respect to a saint, Hermes. सुंदरता के घमंड में वो एक ऋषि संत जिनका नाम था हरमीस, हरमीस को सम्मान देना भूल जाती है। और हरमीस उसी तरह का कैरेक्टर है जिस तरह का कैरेक्टर हमारे हिंदू मिथोलॉजी में दुर्वासा जी का है। आप सभी लोग दुर्वासा जी को जानते हैं कि बेहद क्रोधी ऋषि थे, तो ठीक उन्हीं के कैरेक्टर का हरमीस भी है, जो जरा जरा सी बात के ऊपर लोगों को श्राप देता फिरता है। Hermes curses Lamia to be transformed into a serpent woman. Into a serpent woman. और हरमीस लेमिया को श्राप दे देते हैं कि वो सरपेंट वुमन बन जाए। सी इंस्टेंटली is transformed she gets Hermes taking pity on Lamia that she will remain a beautiful bird but on the day when her identity is revealed to anyone, her existence
will evaporate instantly. हिंदी में शुरू में लेनिया एक बेहद खूबसूरत लड़की है, जैसा कि किड्स ने इंट्रोड्यूस किया है लेनिया में। शी वाज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी सुंदरता के ऊपर नाज है। एंड शी फॉरगेट्स टू पे रेस्पेक्ट टू अ सेंट हर्मीज, और बेखुदी में वो हर्मीज संत को सम्मान देना भूल जाती है। हर्मीज कर्सेस लेनिया टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सर्पेंट वुमन, और हर्मीज लेनिया को श्राप दे देते हैं कि वह तुरंत एक सर्पेंट वुमन में बदल जाए। शी इंस्टेंटली इज ट्रांसफॉर्म, और श्राप को सुन करके तुरंत वो सर्पेंट वुमन में बदलती है। बट शी रियलाइजेज हर मिस्टेक एंड बेग्स हर्मीज, प्रार्थना करती है हर्मीज से। उसकी प्रार्थना पर थोड़ा सा दया करते हुए हर्मीज ने कहा कि शी विल रिमेन अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह तब तक खूबसूरत लड़की रहेगी, लेकिन ऑन द डे व्हेन हर आइडेंटिटी इज रिवील्ड टू एनीवन, लेकिन जिस भी दिन उसकी पहचान किसी भी व्यक्ति के ऊपर उजागर हो जाएगी, हर एग्जिस्टेंस विल इवेपोरेट इंस्टेंटली, तुरंत उसका अस्तित्व हवा में विलीन हो जाएगा। इतना नोट कर लिए हूँ तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। नोट कर लिए हैं? ओके ओके बेटा। Now Lenia wanders about. जरा इसमें जो है इंक डाल दो, ये Lenia wanders about and comes to Corinth. और फिर भटकते भटकते लेनिया कोरिन्थ राज्य में आ जाती है। कोरिन्थियन प्रिंस लूसियस, हाँ, कोरिन्थियन प्रिंस जिसका नाम है लूसियस, falls passionately in love with, हो गया क्या? Love with Lenia. He decides to give a sumptuous feast in her honor. He invites many princes to the feast
but forgets to invite Hermes. ये कहानी बिल्कुल वैसे ही मिलती है जैसे शकुंतला और जो है दुर्वासा की कहानी है, बट फॉरगेट्स टू इनवाइट हर्मीज। लेमिया भटकते भटकते जब कोरिंथ राज्य में पहुंचते हैं तो कोरिंथ का राजकुमार लूसियस, जिसका नाम क्या है, लूसियस, वो लेमिया के प्रेम में तुरंत पड़ जाता है और ये फैसला लेता है कि उसके सम्मान में वो एक संतुअस फीस्ट, शानदार दावत देगा। फीस्ट कहते हैं दावत को। ही इनवाइट्स मेनी प्रिंसेस, वो अलग अलग राज्यों के राजकुमार को निमंत्रण तो देता है, बट फॉरगेट्स टू इनवाइट, इनवाइट थोड़ा दूर हो गया, आप सही कर लीजिएगा, टू इनवाइट हर्मीज, लेकिन हर्मीज को भी निमंत्रण देना भूल जाता है। अनइनवाइटेड Hermes comes uninvitedly to the feast, और बिना निमंत्रण के हर्मीज भी उस दावत में पहुंच जाता है। लेमिया हैपेंस टू पास बिफोर हर्मीज, और उस दावत में जब सारे लोग उपस्थित हैं तो लेमिया हर्मीज के सामने से गुजरती है। शी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हर्मीज, और हर्मीज तुरंत उसे पहचान लेता है और अकॉर्डिंग टू कर्ष her existence evaporates। लेमिया जब हर्मीज के सामने से गुजरती है, हर्मीज तुरंत उसे पहचान लेता है और श्राप के मुताबिक उसका अस्तित्व तुरंत हवा में विलीन हो जाता है और बेचारा लूसियस तड़पता रह जाता है। ये है लेमिया या सरपेंट वुमन की कहानी। इसमें एक कोटेशन है जो अक्सर, मित्रों मैं बता दूं कि कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि चूँकि कोलकाता का प्रोडक्ट हूँ तो कोलकाता में भी ये पूछा गया है, बोर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल में भी पूछा गया है और उत्तराखंड के भी पेपर में पूछा गया है। अभी तक तो ये क्वेश्चन नेट में मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो हाफ कोटेड जो लाइन है उसको मैं नोट करा दूँ। वो इम्पोर्टेंट लाइन है कि डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई, do not all charms fly, at the mere touch of old philosophy। mere touch of old philosophy। आप लोगों में से कोई
अगर समझ गया हो तो क्या इसको एक्सप्लेन कर सकता है? मित्रों, एक चीज़ बता दें कि आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं और ईश्वर ने चाहा आप लोगों के माता पिता और बड़े बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से आप होंगे। लेकिन जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो स्टूडेंट्स आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, तो फिर ये एक्सप्लेनेटरी पावर आपके भीतर होनी जरूरी है। देखिए, टीचर का सिलेक्शन ले लेना ये अलग बात होती है, लेकिन टीचर बनना ये दूसरी बात होती है। आप सिलेक्शन लेकर के टीचर बन सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन दोस्तों टीचर तो आपको खुद को ही बनाना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अलग अलग तरह के अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जो है अध्ययन करें, न केवल अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू साहित्य का, और जो फॉरेन लिटरेचर हैं उसकी भी जो है आपको जानकारी रखें, उसका अध्ययन रखें। तो मैं चाहूँगा आप लोगों में से कोई 2 मिनट में इसको या 1 मिनट में ही इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि ये लाइन बहुत बार पूछी गई है। हाँ जी, बोलें। हाँ जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। चार्ल्स के नहीं, बात कुछ जमी नहीं। और कोई दूसरा? हाँ जी, हाँ, ये ट्राई योर बेस्ट। Not fully explained, dear Saurabh. Yeah. नहीं सौरभ जी, अब थोड़ा सा मैं एक बड़ी आसान सी भाषा में आपको बताऊं कि मान लीजिए कागज़ का फूल है, गुलाब का बना हुआ या कपड़े का, जिसके ऊपर शबनम की बूंदें भी हैं उसकी पंखुड़ियों पर। अगर आप उसको दूर से देखेंगे तो बेहद मोहक नज़र आएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे अभी अभी बगीचे से कोई फूल को तोड़ करके लाया है, गुलाब के फूल को, जिसके ऊपर ओस की बूंदें भी नज़र आ रही हैं आपको और बेहद आकर्षक है, एकदम ताज़ा खिला हुआ है, लेकिन है वो आर्टिफिशियल। लेकिन जैसे ही आप उसको हाथ में लेंगे तो उसके प्रति जितना भी आपका आकर्षण है तुरंत समाप्त हो जाएगा। अब छूना क्या है? एक फिलॉसफी है और दर्शन हमेशा नीरस होता है। दर्शन में तर्क है, गणित है, काट छांट है, लेकिन सुंदरता को कभी भी उसकी समग्रता में देखना चाहिए। सुंदरता को अगर आप बाइसेक्ट करते हैं, उसकी चीड़ फाड़ करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो सौंदर्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि ब्यूटी इज टू सी बट नॉट टू टच। तो फिलॉसफी एक तरह का स्पर्श है, और जैसे ही आप किसी, और स्पर्श क्या है? आपका गणित है, आपका तर्क है, आपका लॉजिक है, और जहाँ लॉजिक है वहाँ पर सुंदरता नहीं है। और सौरभ जी, ये ध्यान रखिएगा कि कविता को केवल कविता की तरह से देखना, सुनना, पढ़ना और समझना चाहिए। जब भी किसी कविता या किसी शेर का, किसी गज़ल का अगर एक्सप्लेनेशन किया जाता है तो कविता का आंतरिक सौंदर्य और उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। और यही बात तो किड्स भी कहता है कि क्या ऐसा नहीं है कि जितने भी आकर्षण हैं या सौंदर्य हैं वो तुरंत जो है समाप्त हो जाते हैं, जैसे ही नीरस फिलॉसफी टच कहते हैं स्पर्श को, जैसे ही वो नीरस फिलॉसफी के स्पर्श में आती है
तो कोई चीज़ कितनी भी सुंदर हो उसका आकर्षण तुरंत मर जाता है। क्यों कि फिलॉसफी में गणित, तर्क, सूझबूझ और विज्ञान है। तो किसी भी कला को समझने के लिए केवल कला के दृष्टिकोण से ही उसको समझना चाहिए। किसी भी कविता का अगर रसास्वादन लेना है, कविता को मोहक बनाना है, तो उसका अर्थ मत पूछिए, उसकी व्याख्या मत कीजिए। कविता अपने आप में पूर्ण होती है। और इसके बारे में जब डीकंस्ट्रक्शन जैक्स डेरिडा को पढ़ाऊंगा तो विस्तार से चर्चा करूंगा। थोड़ी सी ऑनलाइन क्लास में मेरी भी मजबूरी है मित्रों, वो ये कि चूँकि 40 मिनट का एक सेशन में समय मिलता है और 40 मिनट में 10 मिनट तो जुड़ने में ही खत्म हो जाया करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें मैं चाह करके भी आपको आप तक नहीं पहुंचाता हूं। जो भी आप इधर लिख रहे हैं वो केवल और केवल फैक्चुअल है, लेकिन धीरे धीरे करके हो सकता है कुछ और व्यवस्था बन जाए। तो इतना ज़रूर आपको भरोसा दे सकता हूँ कि इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मेरे प्रोफेसर भी मुझे सुना करते थे और ये बात मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। मुझे और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे इंटरनेशनल विजिटिंग प्रोफेसर भी सुना करते थे और ये उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। इसका अगर समाप्त हो जाए तो थोड़ा सा और जोड़ देना दूसरे सेशन में। और आज किड्स को जो है समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए। उसका अगला वर्क है डियर ईव ऑफ सेंट एग्नीस। Eve of Saint Agnes in Christian mythology a myth goes like this. That whenever a maiden wants to get the glimpse of her future husband, क्रिश्चियन मिथ ये कही जाती है कि जब भी किसी लड़की को अपने भविष्य में होने वाले पति की झलक पानी होती है तो शी हैज टू लाई ऑन हर बेड all naked with face upward, at midnight the picture of her to be husband comes before her. Again,
मैं बता चुका हूँ कि ईसाइयत में एक किंवदंती है कि whenever a maiden wants to get the glimpse of her future husband, जब भी किसी लड़की को अपने भविष्य में होने वाले हस्बैंड की सूरत की एक झलक पानी होती थी, तो ऐसी मान्यता थी कि सेंट एग्नीस के रात की पूर्व संध्या पर उस लड़की को बिस्तर पर लेटना होता था, ऑल नेकेड विद फेस अपवर्ड एट मिडनाइट। आधी रात को द पिक्चर ऑफ हर टू बी हस्बैंड कम्स बिफोर हर। ये मान्यता थी कि सेंट एग्नीस की पूर्व संध्या पर, सेंट एग्नीस वास्तव में एक ऐसे ईसाइयत में संत हुए हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो विवाह कराने वाले या लोगों का मिलन कराने वाले संत थे। तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिश्चियन में, ईसाइयत में एक मिथ किंवदंती चल पड़ी थी। तो कहानी में ये है, द स्टोरी इज रिलेटेड टू द लव ऑफ मेडोलिन एंड पोर्फिरो। ये पूछे भी गए हैं कि ईव ऑफ सेंट एग्नीस की हीरोइन कौन है, वो है मेडोलिन। मेडोलिन और पोर्फिरो ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में हैं, लेकिन देयर फैमिलीज आर एट बिटर एनिमिटी। दोनों परिवार एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। बावजूद इसके मेडोलिन और पोर्फिरो एक दूसरे के प्रेम में हैं। एट द ईव ऑफ सेंट एग्नीस, पोर्फिरो एंटर्स द चैम्बर ऑफ मेडोलिन थ्रू द एड ऑफ मेडोलिन्स मेड सर्वेंट। और मेडोलिन के नौकरानी की मदद से पोर्फिरो वास्तविक रूप से मेडोलिन के चैम्बर में आ जाता है। बेटा तो फिर आगे 2 लाइन और लिख लें। Porphyro hides himself in a closet of Meadowlane in her chamber. जहाँ पर पोर्फिरो खुद को मेडोलिन के कक्ष में एक क्लोसेट है, अलमारी में खुद को छिपा लेता है। एट मिडनाइट opening the closet, he comes out before Meadowlane। आधी रात होती है और जो है उस क्लोसेट अलमारी का दरवाजा खोल करके वो साक्षात मेडोलिन के सामने आ जाता है। They run away। They run away together। और दोनों फिर साथ साथ रात्रि में ही भाग जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो इस सीक्रेट का पता चलता है और फिर उस दासी को मार दिया जाता है। लेकिन आखिर में दोनों परिवार फिर समझौता करते हैं और एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही रहने दें और आज तक मिल, क्योंकि अभी किड्स के ओट्स की भी चर्चा करनी है और किड्स के ऊपर जो है विद्वानों ने क्या क्या कमेंट किए हैं इसकी भी तो आज नहीं हो पाएगा और कल बचेगा भी नहीं। फिर परसों से हम लोग शुरुआत कर देंगे रोमांटिक एरा के जो प्रोज राइटर हैं